हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और दोस्तों, आज की हमारी भूगोल की क्लास है ताबड़तोड़। दोस्तों, ताबड़तोड़ क्लास पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देख सकते हैं अध्याय नंबर 2 है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। दोस्तों, कुल मिलाकर हमारा दोस्तों 7 दिन के अंदर भूगोल की बुक को कंप्लीट करना है दोस्तों। ठीक है, अपनी ये बुक आप जानते होंगे, देखो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस बुक में 7 अध्याय हैं, 7 दिन में कंप्लीट। इसका मैंने दोस्तों कल ठीक है अध्याय 1 करवा दिया है, आप जाके जरूर देख सकते हो। ठीक है, हमारी क्लास का नाम क्या था कल की क्लास का? रिकॉर्ड तोड़ो। और आज हमारी कौन सी क्लास है दोस्तों? ताबड़तोड़। दोस्तों, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है नहीं? तो लगे रहना है और वीडियो ने पूरा जरूर देखना है। वीडियो के अंत में मैं आपको 12 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, और 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस अध्याय के। और दोस्तों, इस पूरे अध्याय को आज हम सल्टा देते हैं। ठीक है, आपको पूरा जरूर देखना है। बड़े प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे मैं आपको सब बता दूंगा दोस्तों। बात करते हैं अपने भूगोल के अंदर अध्याय नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि संगठन। ठीक है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। दोस्तों, ये हमारा अध्याय नंबर 2 है दोस्तों, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंदर। ठीक है, तो ताबड़तोड़ क्लास पूरा जरूर देखनी था ने। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करा कि जनसंख्या। देखो, जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि दोस्तों जनसंख्या किसे कहते हैं। प्रश्न यही पूछा जाता है कि दोस्तों जनसंख्या जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जनसंख्या की मैं बात करूं तो जनसंख्या ना तोड़ दो। तोड़ने का मतलब जैसा संधि विच्छेद कर दो, जन प्लस संख्या। ठीक है, जन प्लस संख्या यानी जन यानी क्या होता है दोस्तों? जन यानी जनता। ठीक है, जन यानी क्या होता है? जन यानी जनता, या फिर आप कह सकते हैं लोग। ठीक है, लोग यानी जनता प्लस संख्या, यानी लोगों की संख्या को हम क्या कहेंगे दोस्तों? जनसंख्या कहेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 शब्द इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, एक तो निश्चित समय में, ठीक है, और एक निश्चित स्थान। यहाँ पर 2 शब्द रहने वाले हैं, एक तो निश्चित समय दोस्तों, ठीक है, एक तो निश्चित समय और एक निश्चित स्थान। ठीक है, निश्चित समय और निश्चित स्थान। देखो, परिभाषा आपको इस तरीके से ध्यान रखनी है कि जनसंख्या क्या है? तो जनसंख्या संपूर्ण पृथ्वी, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भी भूभाग पर एक निश्चित समय में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को हम क्या कहेंगे दोस्तों? जनसंख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरा जरूर देखना। जनसंख्या की परिभाषा रट लेनी है, याद कर लेनी है कि संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भी भूभाग पर एक निश्चित समयावधि में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? जनसंख्या कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, 21वीं शताब्दी के देखो 21वीं शताब्दी में, देखो 21वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी में क्या हुआ दोस्तों? 21वीं शताब्दी में जब पता लगे कि भारत के यानी विश्व की कितनी जनसंख्या है, तो 21वीं शताब्दी में यानी 700 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है जनसंख्या। कितनी दर्ज की गई दोस्तों? 700 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है। एक भूगोलविद आते हैं जॉर्ज बी क्रेसी, जिनका नाम क्या है दोस्तों? जॉर्ज बी क्रेसी। जॉर्ज बी क्रेसी। दोस्तों, जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार देखो, एशिया के कम जगह पर अधिक, ठीक है, एशिया के कम जगह पर अधिक, यानी जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार जनसंख्या क्या है? तो जो इनके अनुसार जनसंख्या क्या है? तो जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार जनसंख्या एशिया के कम जगह पर अधिक, एशिया के कम जगह पर अधिक और अधिक जगह पर कम लोग रहते हैं। एशिया के कम जगह पर अधिक, ठीक है, एशिया के कम जगह पर अधिक और अधिक जगह पर दोस्तों कम लोग रहते हैं। ये जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार जनसंख्या है दोस्तों। बात करते हैं जनसंख्या वितरण का प्रारूप। ठीक है, जनसंख्या वितरण के प्रारूप को समझाइए, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो जनसंख्या वितरण के प्रारूप में हम देखते हैं, तो जनसंख्या वितरण का प्रारूप, जनसंख्या वितरण का प्रारूप। देखो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है। वैसे देखो, जनसंख्या वितरण के प्रारूप की बात करें तो ध्यान रखना है कि मोटे तौर पर 90% जनसंख्या जो है वो 10% भूभाग पर निवास करते हैं दोस्तों। 90% जनसंख्या यानी 10% भूभाग पर ही निवास करती है। बाकी पर क्या है? बाकी पर पानी भिरियो है, पर पानी भिरियो लेकिन वो सब ये है कई काम को करनी, खारो पानी। ठीक है, तो 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर निवास करती है। एक इसमें प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, विश्व में सघन आबाद किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व में सघन आबाद। देखो, विश्व में सघन आबाद, विश्व में सघन आबाद किसे कहा जाता है दोस्तों? ध्यान रखना है कि विश्व में सघन आबाद उन क्षेत्रों को कहा जाता है दोस्तों, विश्व में सघन आबाद उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां की दोस्तों आबादी जो है, आबादी कितनी होनी चाहिए? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है तो वो सघन आबाद में माना जाएगा। ठीक है, जैसे यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग,
यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग और अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं कि विश्व में सघन आबादी किसे कहा जाता है। एक नंबर के अंदर पूछा जा सकता है कि विश्व में सघन आबादी किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि विश्व में सघन आबादी उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां की आबादी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। ठीक है, अब जिसने मेरे नोट्स पढ़ रखे हैं और जो मेरे पूरे वीडियो अटेंड करते हैं उनके तो ये एक तरीके से गोल साबित है, उनके लिए तो इंपोर्टेंट ही रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, और जो दोस्त नए हैं तो दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ना होगा आपको, पहले नोट्स और फिर हमारे साथ यानी रिवीजन चल रहा है हमारे अध्याय नंबर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। हमारी क्लास का नाम ही क्या है, ताबड़तोड़, यानी ताबड़तोड़ यानी एक तरीके से तोड़ देंगे हम रिकॉर्ड। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो जनसंख्या की परिभाषा नोट कर लिया आपने, फिर हम यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन जो बढ़ता है दोस्तों फिर उसको नोट करते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है नहीं, अब बात करते हैं प्रमुख आगे मैं बात करूं दोस्तों तो आगे तो तेल का ही मच जाएगा दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, अभी हमने कुछ नहीं जाना, अभी हमने जनसंख्या की परिभाषा जाना कि जनसंख्या है किसे कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जनसंख्या वितरण की। वितरण का मतलब क्या होता है, फैलाव या बिखराव, फैलाव या बिखराव। वितरण की बात बाद में करते हैं, पहले किसकी बात करते हैं, घनत्व की। किसे की बात करते हैं दोस्तों, जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व, देखो दोस्तों जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व। पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं दोस्तों। और ध्यान रखना कि जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में मापा जाता है, प्रति व्यक्ति इकाई वर्ग में। ठीक है, प्रति व्यक्ति इकाई वर्ग में मापा जाता है। पर सर कई बार पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है, तो जनसंख्या घनत्व का सूत्र दोस्तों ध्यान रखना कि कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना कि ये जनसंख्या घनत्व का प्रमुख सूत्र है। देखो दोस्तों यानी किसी भी देश हो, कोई भी देश हो सकता है, मान लिया जाए कोई भी देश, उसकी जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या मान लिया जाए ये प्रमुख जनसंख्या है। ठीक है, 1 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी मान लिया जाए 15,000 है, सॉरी ठीक है 15,000 है, और 15,000 मान लिया जाए उस देश के, यानी उस देश का क्षेत्रफल क्या है 100 है, तो यानी इसको काट दो कितना हो जाएगा 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं जनसंख्या घनत्व का सूत्र ध्यान रखना कि कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। और जनसंख्या घनत्व का क्या यानी एक तरीके से इसको प्रति व्यक्ति इकाई वर्ग क्षेत्र में मापा जाता है। और जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई वर्ग क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को हम क्या कहेंगे दोस्तों, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब ये तो आपको नोट करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं जनसंख्या वितरण की। वितरण का यहाँ पर दोस्तों मतलब क्या होता है, वितरण का मतलब होता है फैलाव या बिखराव, फैलाव या फिर बिखराव। ठीक है, फैलाव या बिखराव। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी के यानी जनसंख्या वितरण का सूत्र या फिर जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, तो जनसंख्या वितरण यानी जनसंख्या के फैलाव या बिखराव अर्थात मानव निवास की यथा स्थिति या फिर वास्तविक स्थिति को हम क्या कहेंगे दोस्तों, जनसंख्या वितरण। देखो दोस्तों जनसंख्या वितरण से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, जनसंख्या वितरण की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। जनसंख्या वितरण का यहाँ पर मतलब क्या होता है दोस्तों, फैलाव या बिखराव, फैलाव या फिर बिखराव। दोस्तों फैलाव या बिखराव को हम क्या कहेंगे, जैसे यानी जनसंख्या के फैलाव या बिखराव अर्थात मानव निवास की यथा स्थिति या फिर वास्तविक स्थिति को हम क्या कहेंगे दोस्तों, जनसंख्या वितरण कहेंगे। ध्यान रखना जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछी जितना भी एग्जाम दिया 2020 के मायने 2019 में 2018 में, ये बार बार इस एग्जाम में से पूछा जाता है क्वेश्चन बड़े नंबरों के अंदर कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट करना है आपको, ध्यान रखना। जैसे प्रमुख कारक की बात करें, जैसे सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक कारक। कौन सा कारक दोस्तों, भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक के बाद में आगे बात करते हैं आर्थिक कारक। भूगोल के बाद में आर्थिक कारक, भौगोलिक कारक के बाद में आर्थिक कारक, फिर आप लिख सकते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, 3 बिंदु इंपॉर्टेंट है भौगोलिक कारक में, सीधा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले भौगोलिक कारक में आपको क्या ध्यान रखना है, जल की उपलब्धता। किसकी, जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता। यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में भौगोलिक कारक, ठीक है, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। जल की उपलब्धता के बाद में हम आगे लिख सकते हैं जैसे जल की उपलब्धता, फिर भू आकृतिक जलवायु,
और भी लिख सकते हैं जैसे मृदा, ठीक है, मृदा भी आप ले सकते हैं। ये क्या है, ये भौगोलिक कारक के अंदर प्रमुख आपको ध्यान रखना कि इसमें जल की उपलब्धता, भू आकृतिक, जलवायु, मृदा कैसे है आप समझते हैं। आर्थिक कारक में सीधा सा आपको ध्यान रखना, आर्थिक कारक में क्या है, आर्थिक कारक में जैसे सबसे पहले बात करते हैं खनन, ठीक है, खनन के नहीं सॉरी खनिज, खनिज के बाद भी इधर नीचे देखते हैं तो ये आर्थिक कारक में खनिज और हो गए नगरीकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण, ठीक है, औद्योगिकरण और सामाजिक या सांस्कृतिक कारक ये तो हो गया। दोस्तों बात करते हैं देखो भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता। अब ध्यान बताओ दोस्तों, देखो लोग ज्यादा कहाँ रहना पसंद करेंगे, जहाँ जल होगा वही लोग रहना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहां पर क्या है कि जहाँ लोग ज्यादातर खेती करेंगे, ठीक है, अब खेती करेंगे पानी पीने के लिए, पानी जो है दोस्तों जहां पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो ज्यादातर लोग कहाँ बसेंगे, जहां जल मौजूद होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, जल की उपलब्धता, यानी जहां जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा तो लोग वही रहना पसंद करेंगे। ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा आप लिख सकते हैं भू आकृति, यानी भूमि की आकृति कैसी है दोस्तों, भूमि की आकृति कैसी है बताओ दोस्तों। एडी आकृति बेजाए, उबड़ खाबड़ जगह है, पर्वत है, कोई अटे कोई खेती कर सके कि मतारा पर ट्रैक्टर के ऊपर ट्रेन चलाने के ऊपर नहीं चला सके, यानी भू आकृति को मतलब भू आकृति यानी भूमि कैसी है वहां की, ठीक है। अगर भूमि समतल होगी, भूमि समतल होगी तो आराम से खेती भी कर सकते हैं ना। तो इसलिए दोस्तों भू आकृति भी एक महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला। आगे आप लिख सकते हैं जलवायु, जहाँ के जलवायु जो है वो अनुकूल होगी तो वो भी एक प्रमुख कारक है। और मृदा की बात करते हैं दोस्तों, तो मृदा में ध्यान रखना है कि जहाँ की मृदा उपजाऊ होगी, ठीक है, जहाँ की मृदा उपजाऊ होगी तो लोग वहां रहना पसंद करेंगे, ठीक है, वहां पर आराम से खेती करें, क्योंकि खेती वही होती है जहां मृदा उपजाऊ होगी, ठीक है। तो ये प्रमुख आप नोट कर सकते हैं। इसी बात करते हैं आर्थिक कारक में। आर्थिक कारक में आपको सीधा से ध्यान रखना खनिज। अब बताओ दोस्तों, जहां पर खनिज कार्य, जहां पर खनिज होंगे, ठीक है, जहां पर खनिज पाए जाएंगे तो वहां आपको मालूम होगा कि खनन कार्य भी होगा। अब खनन कार्य होगा तो वहां पर लोग यानी कि एक तरीके से खनन कार्य होगा तो वहां पर लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाएगा, तो लोग वहां पर रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है खनिज। इसके बाद नगरीकरण। देखो ज्यादातर लोग का यह है कि गांव लोग शहर की ओर प्लान कर रही है, यानी नगरों की ओर प्लान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं सब सुविधाएं जो है वो उपलब्ध है। ये वास्ते अपने गांव लोग शहरों की ओर प्लान कर रही है। तो प्रमुख ये नगरीकरण भी महत्वपूर्ण है। औद्योगिकरण, जहां उद्योग धंधे होंगे तो वहां पर तो खाली ध्यान है कि फैक्ट्री जो भी है बट रहे तो वट कहेंगे लोग, यानी लोगों को एक तरीके से रोजगार प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रमुख कारक है। तो यानी आपको सामाजिक या सांस्कृतिक कारक की बात करें, देखो सामाजिक या सांस्कृतिक कारक यानी किसी भी जैसे कोई भी स्थान है तो वट के लोग जो लोग हैं, ठीक है, वहां का खान पान कैसा है, ठीक है, वहां पर सामाजिक सांस्कृतिक कारक मतलब जैसे वहां के लोग उनका यानी एक तरीके से उनके विचार कैसे हैं, ठीक है, वहां पर रहने का तरीका कैसा है उनका। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक या सांस्कृतिक कारक के अंदर। तो यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर ये भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक या सांस्कृतिक कारक, इनको एक्सप्लेन करना है दोस्तों। बोर्ड परीक्षा के अंदर ये पूरा चांस है इस अध्याय में से इस प्रश्न का आने का, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जनसंख्या वृद्धि, आपको यानी आपको 3 क्वेश्चन नोट करने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन तो यह हो गया। दूसरा जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। तीसरा क्वेश्चन इससे बनता है दोस्तों जनसंख्या ह्रास, ठीक है, जनसंख्या ह्रास, जनसंख्या ह्रास या फिर जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, ठीक है। अब देखो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, बताओ जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि किसी भी स्थान पर निवासित व्यक्तियों की संख्या में एक निश्चित समयावधि में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन। किसी भी स्थान पर निवासित, ठीक है, कोई भी स्थान है, मान लीजिए वो कोई स्थान है, इस स्थान पर निवासित व्यक्तियों की संख्या में एक निश्चित समय में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? सकारात्मक। यहाँ पर सकारात्मक परिवर्तन की बात हो रही है। सकारात्मक परिवर्तन क्या कहलाएगा दोस्तों? जनसंख्या वृद्धि या फिर जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। किसी भी स्थान पर निवासित व्यक्तियों की संख्या में एक निश्चित समय में होने वाला सकारात्मक परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि या फिर जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहलाएगी। और जो नकारात्मक जो परिवर्तन होगा दोस्तों, नकारात्मक परिवर्तन जनसंख्या ह्रास या फिर जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहलाएगी, ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि।
आगे इसी में मैं बात करता हूं तो जनसंख्या यानी विश्व में दोस्तों जनसंख्या, वैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आपको मालूम होगा दोस्तों, जब 2011 की जनगणना हुई तो बताओ भारत की जनसंख्या कितनी है, 121.01, इस प्रकार से आगे कुछ पॉइंटों में लगभग, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़। यहाँ पर होता है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 102.7 करोड़, इस प्रकार से है, ठीक है। तो यानी कितना परिवर्तन हुआ, 102 से और वापस देखो 121 बढ़ गया, यानी लगातार जनसंख्या में क्या हो रही है दोस्तों, वृद्धि हो रही है, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बढ़ता है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि का सूत्र बताइए, जनसंख्या वृद्धि का सूत्र बताइए। तो आपको ध्यान रखना जनसंख्या वृद्धि को पी से दर्शाते हैं और इसका प्रमुख सूत्र दोस्तों साल के अंत में जनसंख्या, ठीक है, साल के अंत में जनसंख्या, साल के अंत में जनसंख्या माइनस साल के प्रारंभ में जनसंख्या, साल के प्रारंभ में जनसंख्या, साल के अंत में जनसंख्या माइनस साल के प्रारंभ में जनसंख्या बटा साल के प्रारंभ में जनसंख्या, ठीक है, साल के प्रारंभ में जनसंख्या बट इनटू दे रखा है 100। ये जनसंख्या यानी जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख सूत्र है, साल के अंत में जनसंख्या माइनस साल के प्रारंभ में जनसंख्या बटा साल के प्रारंभ में जनसंख्या इनटू 100। ये आपको ध्यान रखना जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर